हेलो एंड वेलकम टू एनिमे टीएम टॉक्स, द प्लेस वेयर एनिमे इज डिस्कस्ड इन डेप्थ एंड डिटेल। आज हम बात करने वाले हैं वन पीस की लाइव एक्शन के बारे में। जब भी एनिमे और लाइव एक्शन का नाम एक साथ लिया जाता है तो एनिमे फैंस आर लाइक Oh shit. Here we go again. और ऐसा ही कुछ मेरा भी रिएक्शन था जब मैंने पहली बार वन पीस की लाइव एक्शन के बारे में सुना था। The idea of a One Piece live action is absurd. Remember ड्रैगन बॉल के साथ क्या हुआ था? Even रियलिटी में ग्राउंडेड स्टोरीज भी लाइव एक्शन में मिजरेबली फेल हो जाती हैं। So a fighting anime should have no chance to begin with. It should be nearly impossible to adapt One Piece into a live action, and yet these bunch of boys did it, and it actually worked. तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वन पीस लाइव एक्शन ने लाइव एक्शन के कर्ज को कैसे ब्रेक किया, क्या चीजें इसके फेवर में वर्क की, क्या चीजें मुझे पसंद आई और तुमको ये देखनी चाहिए या नहीं। सो लेट्स बिगिन। कास्टिंग। अगर मुझको कहना हो कि इस लाइव एक्शन ने क्या चीज सबसे बेस्ट की है तो वो है कास्टिंग। शुरू में मैं थोड़ा सा अनश्योर था, सांजी जरूरत से ज्यादा मैच्योर लग रहा था एंड नामी का फिजिकल अपीयरेंस थोड़ा सा मैच नहीं कर रहा था। बट अगर तुम इन छोटी मोटी चीजों को साइड कर दो तो एक्टर्स ने एक्चुअली अपने कैरेक्टर्स को बहुत फेथफुली एम्बॉडी एंड कैप्चर किया, स्पेशली द मेन क्रू। एंड मैं सिर्फ अपीयरेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, कैरेक्टर्स को कैसे अप्रोच करना है उसकी भी बात कर रहा हूँ। क्रू के अलावा शैंक्स, गार्प, मीहॉक, कोबी, दे गॉट सो मेनी ऑफ द कास्टिंग्स ऑन पॉइंट। ऐसा नहीं है कि मुझे सारे 100% परफेक्ट लगे। मैं प्रेफर करता कि काया थोड़ी ज्यादा सुंदर और इनोसेंट लुकिंग होती एंड नामी की बहन थोड़ा सा कम ओवर द टॉप, थोड़ा कम इमो एक्ट करती। शी एक्ट्स लाइक शी इज इन अ हाई स्कूल टीनेज ड्रामा एंड व्हाट द Is this? बट ये सिर्फ 2-4% ही है। They almost got all of them right. Even Arlong भी जो ट्रेलर देख के मुझे काफी अजीब लग रहा था, but after watching the show, his design suits really well. Approaching the characters. Approaching One Piece characters can be really tricky. वो कैसे दिखते हैं ये तो एक तरफ है, but वो एक्ट कैसे करते हैं ये completely दूसरी तरफ। Some characters just won't work if they try to imitate what anime has done. उन्होंने अच्छी चीज ये की कि कैरेक्टर्स को exactly animated feel ना देकर उन्हें रियलिटी में ग्राउंडेड रखा। इट्स लाइक लूफी अगर एक्चुअली में होता तो वो कैसे एक्ट करता, उसके क्या डिफाइनिंग फीचर्स होते, क्या कैरेक्टर ट्रेट्स होते। और ये अप्रोच कैरेक्टर्स को ओरिजिनल भी रहने देती है एंड साथ में रीइन्वेंट भी करती है, वो भी बिना उन्हें डिस्ट्रॉय किए। लूफी की बात की जाए तो वो स्ट्रॉन्ग एंड केयर फ्री है, उसके अराउंड एक इनोसेंट एंड गुड हार्टेड वाइब है, बट वो एकदम से ब्रेन डेड या एक्सैजरेटेड इडियट की तरह बर्ताव नहीं करने लग जाता है। इन द लाइव एक्शन ही टेक्स सेफर रूट्स एंड अवॉइड्स अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट्स। बस कभी कभी उल्टी सीधी चीजें हो जाती हैं, पर गलती से, ना कि इंटेंशनल क्वर्कीनेस से। लूफीज एक्टर इन्याकी प्रोबेबली डिड द मोस्ट डिफिकल्ट जॉब एंड ही डिड इट वेल। ज़ोरो की बात की जाए तो उसकी एक्शन कोरियोग्राफी एक्चुअली काफी अच्छी है, रियलिटी में ग्राउंडेड है एंड दे आल्सो मैनेज टू मेक थ्री स्वॉर्ड स्टाइल लुक कूल इन रियल लाइफ। ही इज कूल, ही इज बैडएस एंड यस, व्हेन ही कट्स पीपल एक्चुअली डाई, जो मेरे ख्याल से एक मच नीडेड चेंज था। सांजी फ्लर्ट करता है बट क्लासी, रियलिस्टिक एंड स्लाइटली इनडायरेक्ट वेज में। लड़कियों के सामने नाचने नहीं लग जाता है। सबसे ज्यादा चिंता मुझे लूफी एंड उसॉप की ही थी, क्योंकि दोनों ही कैरेक्टर्स काफी क्वर्की एंड कॉमेडिक हैं। अगर एक्टर्स इनको एज सच रियल लाइफ में इमिटेट करने की कोशिश करते तो क्रिंज फेस्ट हो सकता था एंड उसॉप कुछ जगह लेस कन्विंसिंग लगता भी है। आई थिंक दैट हैज मोर टू डू विद द डायलॉग्स दे हैव गिवन हिम, बट ये चीज सिर्फ थोड़े बहुत इंस्टेंसेस में ही है। अदरवाइज ही डज अ गुड जॉब एट कॉमेडी एंड स्पीकिंग ऑल बाय हिमसेल्फ। बिल्डिंग सेट्स। आई थिंक जो सेकंड बेस्ट डिसीजन इन्होंने लिया वो था एक्चुअली सेट्स बिल्ड करना और सीजीआई पर बहुत ज्यादा रिलाय ना करना। जब सब कुछ स्टूडियो में ही रिकॉर्ड हो और पूरा विजुअलाइजेशन सीजीआई पर छोड़ दिया जाए तो भले ही बजट अच्छा हो और सीजीआई टीम भी अपना काम अच्छे से करे, बट कहीं ना कहीं ऑथेंटिसिटी चली जाती है। तुम सीजीआई से रियल वर्ल्ड को इमिटेट करने की कोशिश जरूर कर सकते हो, बट एक्चुअली रियल वर्ल्ड एंड उसकी फिजिक्स क्रिएट नहीं कर सकते। तुम बनाने को बना तो दोगे, बट वो काफी हल्का फील होता है, उसका इम्पैक्ट वैसा नहीं होता जैसा रियल लाइफ सेट्स एंड एक्शन पीसेस का हो सकता है। आई एम सो ग्लैड कि उन्होंने एटलीस्ट इंपॉर्टेंट लोकेशंस के लिए सेट्स बिल्ड किए, जैसे बारती, बगी का सर्कस, फूशा विलेज का बार, सिरप विलेज। आई थिंक मोस्ट ऑफ द बजट सेट्स बिल्ड करने और उनके साथ गुड एनफ सीजीआई एम्प्लॉय करने में ही स्पेंड किया गया है, बिकॉज मोस्ट ऑफ इट लुक्स गॉर्जियस एंड लेट्स यू फुली इमर्स इनटू दिस वर्ल्ड। बट 100 मिलियन बजट के बावजूद वन पीस का वर्ल्ड इतना बड़ा है, जहां वो स्पेंड नहीं कर पाए वहां उन्होंने स्मार्टली चीजों को छुपाया है। लोकेशंस को थोड़ा लिमिट कर दिया कि भले ही थोड़ा देखने मिले बट वो कन्विंसिंग हो। सिरप विलेज का व्यू बहुत ज्यादा लिमिटेड है, बट जितना बनाया गया है वो अपने आप में आर्टिस्टिक है और इस वर्ल्ड को एक यूनिक लुक देता है। एंड इस तरह सेव किए हुए बजट को उन्होंने सही तरह से इस्तेमाल किया है। उन्होंने अलग अलग जगह रियल लोकेशंस पे जाके शूटिंग की ताकि शो में दिखाई हुई लोकेशंस ऑथेंटिक लगें। एंड आई थिंक उन्होंने एक सिग्निफिकेंट अमाउंट आरलॉन्ग पार्क के लिए भी बचा कर रखा होगा, क्योंकि वो वाले दोनों एपिसोड्स बहुत अच्छे टर्न आउट हुए। ईस्ट ब्लू की बेस्ट आर्क प्रोबेबली आरलॉन्ग पार्क ही है एंड इस लाइव एक्शन के सीजन 1 का कंक्लूजन
भी वही है, इसलिए उसका अच्छा लगना बहुत जरूरी था एंड दे हैव यूज्ड देयर रिसोर्सेज वेरी स्मार्टली एंड मैनेज्ड टू डू अ गुड जॉब। स्क्रीन प्ले एंड डायरेक्शन इस प्रोजेक्ट का सबसे जरूरी पार्ट। बजट अच्छा होने पर अच्छे एक्टर्स लिए जा सकते हैं, अच्छे सेट्स बिल्ड किए जा सकते हैं एंड अच्छा CGI भी बनाया जा सकता है, बट इफ यू डोंट अप्रोच द स्टोरी इन द राइट वे, ऑल ऑफ द अदर थिंग्स विल कंप्लीटली फॉल अपार्ट। इसलिए इसकी सक्सेस का एक मेजर क्रेडिट मैं स्क्रीन प्ले एंड डायरेक्शन को देना चाहूंगा। फर्स्ट एपिसोड शुरू होता है गोल्ड डी रॉजर की स्पीच से। एनिमे में इस इवेंट को एक ओल्ड स्टोरी की तरह ट्रीट किया गया था, तो मैं उसको शुरू से कुछ ज्यादा सीरियसली नहीं लेता था until it took the form of reality in Lockdown। बट यहाँ पर वो शुरू से ही एक कंक्रीट इवेंट है और वन पीस की दुनिया के लोगों पर, स्पेशली पायरेट्स पर उसका असर दिखाई देता है। क्योंकि स्क्रीन प्ले को 8 एपिसोड्स के हिसाब से कंसाइज रखा गया है, तो फोकस कहीं इधर उधर डाइवर्ट होते हुए नहीं दिखता है। सबकी स्टोरीज क्लोजली टाइड हैं। इतने छोटे से स्पेस में जब लूफी के साथ और भी कैरेक्टर्स पायरेट किंग बनने की डिजायर प्रेजेंट करते हैं, इट मेक्स द गोल लुक अ बिट मोर अप्रोचेबल। एंड इतना ही नहीं, द थीम ऑफ ड्रीम्स इज मच मोर कंसिस्टेंट। लूफी हमेशा दूसरों के ड्रीम्स को प्रायोरिटी देता है एंड उसके लिए उसको अनरीजनेबल होना पड़े, उसके फ्रेंड्स हर्ट हो जाएं, बट जहां बात ड्रीम्स की होती है, लूफी गिव्स फुल फ्रीडम टू एवरीवन। इसके साथ ही शैंक्स के इन्फ्लुएंस को भी काफी अपफ्रंट रखा गया है। अर्ली ऑन ही लूफी अननेसेसरी फाइट्स अवॉइड करता है, बट जब बात उसके फ्रेंड्स पर आती है तो वो बिल्कुल नहीं बख्शता। और इन चीजों को स्क्रीन प्ले में शैंक्स के फ्लैशबैक्स के साथ इतने अच्छे से इंटीग्रेट किया गया है। लाइक look at this. Pirates are scum. They're thieves and murderers. Not the pirates, I know. Before those marine bastards get back on our trail. Easy with this route. These things perfectly convey the core values of characters and provide backstories in a much more natural way. उनको एनिमे की तरह डायरेक्टली फीड ना करके स्टोरी के फ्लो का ध्यान रखा गया है by throwing character expositions and backstories here and there in middle of conversations, और वो उतना ही कन्वे करते हैं जितना स्क्रीन प्ले डिमांड करता है। On a side note, I got really emotional here and so this is a job done well. रेस्पेक्टिंग द सोर्स मटेरियल। तुम्हारे पास एक्टर्स टैलेंटेड हो सकते हैं, राइटर्स कैपेबल हो सकते हैं, बट एक एनिमे, मांगा या फिर इन जनरल किसी भी चीज को अडेप्ट करते वक्त जो सबसे जरूरी चीज है वो है ओरिजिनल सोर्स मटेरियल की सोल एंड एसेंस को कैप्चर करना। अगर वो कैपेबल लोग यही मेक श्योर नहीं कर पा रहे हैं तो उनकी कैपेबिलिटी का सही इस्तेमाल हुआ ही नहीं। शो रनर्स मैट ओवन से लेकर कास्ट एंड क्रू तक सभी लोग लॉन्ग टाइम वन पीस फैंस रहे हैं और वो खुद ये बहुत अच्छे से समझते हैं कि क्या कोर थीम्स एंड एलिमेंट्स वन पीस की स्टोरी और उसके वर्ल्ड को इतना लवेबल and unique बनाते हैं। They have picked the themes of dreams, passing on of wills and teachings of the people you admire and masterfully incorporated them into this concise screenplay that they have written for this 8-hour-long series. जो मैं मानता हूं मैं काफी गलत था। 8 घंटे बिल्कुल भी काफी नहीं थे ईस्ट ब्लू को कवर करने के लिए। उन्हें स्टोरी में बहुत सारे मॉडिफिकेशंस करने पड़े, काफी चीजों को लिमिट करना पड़ा और कुछ चीजों को कंप्लीटली कट ऑफ करना पड़ा, बट दे स्टिल मैनेज्ड टू हैव द हार्ट ऑफ दिस सीरीज इन द राइट प्लेस। उन्होंने कैरेक्टर्स को ट्रूथफुली अप्रोच किया, मोस्ट ऑफ द आइकॉनिक सीन्स को एक हार्टफेल्ट वे में प्रेजेंट किया विद फुल कन्विक्शन। आई इवन प्रेफर द हेल्प मी सीन फ्रॉम द लाइव एक्शन ओवर द एनिमे बिकॉज दोनों एक्टर्स की परफॉर्मेंस मुझे काफी पावरफुल एंड जेन्युइन फील हुई। The way they approached it went straight through me. And इसके अलावा इसके राइटर्स ने बहुत सारी foreshadowing and character interactions में ऐसे hints छोड़े हैं जो वन पीस की कोर ऑडियंस एकदम से कैच कर ही लेगी क्योंकि वो स्टोरी और कैरेक्टर्स को काफी अच्छे से जानती है। लेकिन नई ऑडियंस जो इसको रिवॉच करेगी या फिर जब सेकंड सीजन आएगा तब उनको बहुत सारी चीजें रियलाइज होंगी कि ये स्टोरी कितनी रिच एंड वेल प्लान्ड थी। I think one of the best things they did was to seek advice from Oda to review and guide on the changes they are doing and the challenges they are facing. Who else can write better alternatives than the man himself responsible for such a vast and complex world of One Piece? मैं थोड़ा सा सॉल्टी था उन लोगों पर जो ओडा की इन्वॉल्वमेंट की वजह से इसको ब्लाइंडली डिफेंड कर रहे थे और कुछ चीजें वो अभी भी ब्लाइंडली ही डिफेंड कर रहे हैं, बट आफ्टर वॉचिंग इट मैं कह सकता हूँ कि ओडा काफी क्लोजली इन्वॉल्व थे और उन्होंने मेक श्योर किया है कि चेंजेस होने के बावजूद चीजें बहुत ज्यादा डाइवर्ज ना हो। मैं सीरीज देखते हुए इमेजिन करने की कोशिश कर रहा था कि पॉसिबली किन चीजों को ओडा ने सजेस्ट किया होगा। प्रोबेबली हैविंग गार्प फॉलो देम वाज शो रनर्स आइडिया एक कंसिस्टेंट ड्रामा मेंटेन करने के लिए, लेकिन हैविंग Arlong as the season finale villain and him having such a close connection with Buggy and the struggle for the Grand Lines map या Garp and Mihawk का आपस में कनेक्शन ये एस्टेब्लिश करने के लिए कि गवर्नमेंट एंड पायरेट साथ भी वर्क करते हैं, शायद ओडा ने सजेस्ट की होंगी क्योंकि स्टोरी राइटिंग के ये डिसीजंस सोर्स मटेरियल से काफी अच्छे से अलाइन हो रहे हैं। एंड ऑल्दो ऐसे चेंजेस एंड डिसीजंस भी हैं जिनका मैं पर्सनली बहुत बड़ा फैन नहीं हूँ, बट डिस्पाइट दोस दिस सीरीज हैज इट्स इमोशंस एंड हार्ट इन द राइट प्लेस एंड
That's how it broke the anime live action curse. And that was the video. मैंने कोशिश की है कि मैं बहुत ज्यादा डिटेल में ना जाऊं और स्पॉइलर फ्री होके ही रिव्यू दूं, इसलिए काफी चीजें मिस आउट हो गई हैं। मैंने बहुत कुछ लिख के रखा था, so we might do a separate video उन चीजों को डिस्कस करने के लिए जो अच्छी लगी नहीं लगी थोड़ा डिटेल में। There is a lot to pack in, so I will see you in the next one. तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।